तो आईपीएल 2023 में एक के बाद एक फटाफट मैचेस हमारे सामने आ रहे हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक हाई स्कोरिंग मैच देखा गया, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने टैक्टिकली इतने ज्यादा ब्लंडर किए जिसकी कोई हद नहीं थी। चाहे मार्क वुड को देर से गेंदबाजी में लाना हो, निकोलस पूरन को नंबर 6 पर बल्लेबाजी करवाना हो जब सामने वाली टीम में 2 स्लो लेफ्ट आर्म गेंदबाज हो, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस को 5 पे भेजना, कृणाल पांड्या को 4 पे भेजना, हुडा का शॉट सिलेक्शन, केएल का शॉट सिलेक्शन, बहुत ही खराब टैक्टिकल ब्लंडर्स लखनऊ सुपर जायंट्स ने यहां पर किए हैं। लेकिन यहां पर गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेती है, एक के बाद एक फटाफट मैचेस हमारे सामने आते हैं और आज दिल्ली कैपिटल्स के सामने होंगे गुजरात टाइटंस यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस। थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलेंगे और दिल्ली कैपिटल्स भी एक लंबे समय के बाद अपने घर में खेलेंगे, लेकिन अफसोस कि उनके कप्तान ऋषभ पंत उनके साथ नहीं होंगे और डेविड वार्नर की अगुवाई में एक बार फिर से दिल्ली अपने घर में रोर मचाने को देखेगी। इस मैदान की पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर विकेट थोड़ी सी स्लो एंड लो मानी जाती थी, लेकिन डेविड वार्नर से जब पिछले मैच की हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, प्रेजेंटेशन में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उनका ऐसा मानना है कि विकेट थोड़ी सी बेटर रहेगी क्योंकि ग्राउंड ये बहुत छोटा सा है। तो होपफुली दिल्ली कैपिटल्स के जो बल्लेबाज है इस मैदान पर उनको मजा आएगा। यहां के स्टैट्स अगर आप देखो तो चेस करने वाली टीम को फायदा मिला है, जैसे कि अमूमन ज्यादातर ग्राउंड्स में होता है। 164 का एवरेज स्कोर है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो मेरे ख्याल में पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगी और उसके बाद स्कोर अपने सामने पाकर उसको चेस करने को देखेगी। वहीं साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों के वापसी के बाद दोनों ही टीमों में एक ओवरसीज खिलाड़ी बाहर जाएगा, खास करके रायली रोसो बाहर जाएंगे दिल्ली कैपिटल से और उनकी जगह पर एंड्रिक नॉर्किया बतौर फास्ट बॉलर एंट्री करेंगे। वहीं केन विलियमसन जो कि अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए थे, उनकी जगह सीधे डेविड मिलर प्लेइंग 11 में जगह बना लेंगे। सबसे पहले अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की तरफ देखें तो यहां पर पृथ्वी शॉ के साथ हमें ओपन करते हुए दिखाई देंगे कप्तान डेविड वार्नर, उसके बाद मिचेल मार्श, सरफराज खान, ललित यादव, रॉबमन पावल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, चेतन साकरिया, खलील अहमद और एंड्रिक नॉर्किया हमें इस टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। ललित यादव का मैंने प्रेफर्ड 11 में नाम इसलिए रखा है बिकॉज आपको एक ऑफ स्पिन का विकल्प मिलता है। अगर आप देखो साई सुदर्शन सामने वाली टीम में हो सकते हैं, डेविड मिलर हो सकते हैं, राहुल तेवतिया हो सकते हैं, तो 3 लेफ्ट हैंडर के सामने आपके पास एक ऑफ स्पिन का विकल्प होगा। और अगर आपको एक इंपैक्ट प्लेयर की जरूरत पड़ती है तो आप एक गेंदबाज मोस्ट प्रोबेबली चेतन साकरिया को बाहर करोगे और उनकी जगह पे आप अमन खान को ला सकते हो, यश धुल को ला सकते हो और मनीष पांडे का ऑप्शन भी आपके पास है। अगर आपके शुरुआत में विकेटें गिर जाती हैं तो आप मनीष या धुल जैसे बल्लेबाज की तरफ जा सकते हो और अगर आपको लगता है कि आपको एक फिनिशर की जरूरत है तो आप अमन खान के साथ जा सकते हो और उसके बाद मान लो 5 पे रोवल हो गए, उसके बाद 6 पे आपके ललित हो गए, 7 पे अमन खान हो गए, 8 पे अक्षर पटेल हो गए। अक्षर पटेल को आप ऊपर भी भेज सकते हो, तो एक लंबी बैटिंग हो जाएगी यहां पे दिल्ली कैपिटल्स के पास और उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा और 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ वो जा सकते हैं। वहीं गुजरात टाइटंस की प्रेफर्ड 11 की तरफ अगर आप देखो तो यहां पर आपको शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा ओपन करते हुए दिखाई देंगे, उसके बाद आपको दिखाई देंगे विजय शंकर, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहम्मद शामी, जोशुआ लिटिल, यश दयाल और अल्जारी जोसेफ इनकी प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। केन विलियमसन की जगह सीधे डेविड मिलर की प्लेइंग 11 में जगह बन जाती है और उसके बाद पिछले मैच की तरह ही आप एक गेंदबाज को बाहर कर दोगे यानी कि यश दयाल को, और अगर आप पहले बल्लेबाजी करोगे तो यश दयाल एज एन इंपैक्ट प्लेयर आ जाएंगे सेकंड इनिंग में, साई सुदर्शन बाहर चले जाएंगे और बाद में अगर आप बल्लेबाजी करोगे तो फिर साई सुदर्शन एज एन इंपैक्ट प्लेयर आएंगे और प्लेइंग 11 से यश दयाल बाहर चले जाएंगे। तो जीटी की स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा चेंज हमें नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेटजी यहां पर थोड़ी बदलेगी क्योंकि वो एक ओवरसीज बल्लेबाज को हटा करके एक ओवरसीज गेंदबाज लांटेन करेंगे। तो देखना होगा कि जीटी यहां पर किस तरीके से परफॉर्म करती है। टॉप ऑर्डर पे बहुत ज्यादा डिपेंड है वो अपने शॉ, वार्नर और मार्श का चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा गुजरात टाइटंस की टीम को अगर आप देखो तो ये थोड़े से और ज्यादा बेबाक दिखाई देते हैं और इनका जो बैटिंग डेप्थ है और जो बॉलिंग की क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी और ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ती है अगर आप ओवरऑल क्वालिटी उठा करके देखो। अब सवाल ये है कि इस मैच में प्रेडिक्शन क्या होगी। फिलहाल हमारी मैच प्रेडिक्शन का जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन उसके अलावा हमारी प्रेडिक्शन थोड़ी ठीक ठाक चल रही है। तो मेरी पहली प्रेडिक्शन यहां पर यह है कि गुजरात टाइटंस के स्पिनर्स दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर से ज्यादा विकेट लेंगे। दूसरी प्रेडिक्शन मेरी यह है कि 170-180 के आसपास का स्कोर होगा। और जीतने के लिए किसकी तरफ मैं जाऊं, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था बिकॉज टीम्स को अगर आप देखो तो दोनों टीमों के साउथ अफ्रीकन प्लेयर वापस आ रहे थे, बट आई एम गोइंग विद गुजरात टाइटंस। मेरा मानना है कि
गुजरात टाइटंस के पास वो मीट है टीम में, और भले ही प्रेडिक्शन 2-4 गलत निकली हो, लेकिन मैं जो पेपर पर मुझे दिखता है मैं उसी के साथ जाने में विश्वास रखता हूं, बिकॉज लॉन्ग रन में वो आपके काम आता है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, हैदराबाद जब जीत रही थी भैया, हमको तो बहुत सारा मामला सुनने को मिला था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हैदराबाद को उनकी जो कमियां थी वो खा गई, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी यहां पर परेशानी है। हालांकि ये उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 होगी एंड्रिक नॉर्किया के आने के बाद, लेकिन गुजरात टाइटंस माइट जस्ट पिप देम इन द सेकंड गेम एज वेल। लेकिन ये तो सिर्फ मेरे प्रेडिक्शन है, अब आपकी प्रेडिक्शन क्या है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी, काफी कुछ हम चैनल पर नया कर रहे हैं, आई होप आपको वो भी पसंद आ रहा होगा। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.